यूर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर देखा था किस प्रकार से मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से हमने न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखा था, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना सीखा था, साथ में सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्म में सॉल्व किए थे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखें किस प्रकार इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉड्यूल नंबर 1 है हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। न्यूमेरिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ब्रांच ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस दैट स्टडीज द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। As we know that there are many boundary value problems which involve the partial differential equation, only a few of this equation can be solved by the analytical method. In most of the cases we depend on the numerical solution of such partial differential equation. जैसे कि हम जानते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है न्यूमेरिकल एनालिसिस की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें हम स्पेशली किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकल की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कई बाउंड्री कंडीशन दी होती है, जिनको हम नॉर्मली कुछ केसेस के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस के अंदर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पर यूज करते हैं। अब there are many methods to solve the partial differential equation. Here we will discuss the finite difference method. In this method, in which the function are represented by the values at certain grid mass point and derivative are approximated through the difference in this values. कहने का मतलब ये है कि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की हेल्प से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम स्पेशली डिस्कस करेंगे फाइनाइट डिफरेंस मेथड का। इस फाइनाइट डिफरेंस मेथड में आपको फंक्शन की हेल्प से आपको एक मैच पॉइंट दिया रहेगा, एक आपको ग्रिड दी रहेगी। उस ग्रिड की हेल्प से आपको कुछ मेथड की हेल्प से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। लेकिन आज का जो लेक्चर हमारा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किस प्रकार से हम किसी भी सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो टॉपिक हमारा है दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, जब भी अगर हमें किसी भी सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है इन द बिहाफ ऑफ द न्यूमेरिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आइदर कि वो पैराबोला है, क्या वो एलिप्टिकल इक्वेशन है, क्या वो हाइपरबोला है, तो ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद करनी होगी। ए ऑफ एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स वाई del to u by del y x y plus c of x y del to u by del y square plus f of x y u del u by del x del u by del y equal to 0। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास पहले तीन टर्म यहाँ पर है। तो पहले तीन टर्म से कहने का मतलब मेरे पास क्या है कि अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर की तीन टर्म अगर हमारे पास है, तो यहाँ पर हमें ए बी और सी की वैल्यू को निकालना होता है। अब आपको जैसे याद है कि जब हम यहाँ पर 10th क्लास के अंदर अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर हमारे पास इक्वेशन होती थी, तो उस इक्वेशन को अगर हमें उसका नेचर पता करना होता था तो हम क्या करते थे, वहां पर डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। ठीक है, अब उस डिस्क्रिमिनेंट को निकालने के लिए हम वहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प लेते थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या ग्रेटर देन 0 है, या इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर हम सेम इसी लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई करते हुए हम बात करेंगे d। द क्वांटिटी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac रेफर्ड एज टू एज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। द बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 डिपेंड ऑन द साइन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक टेबल यहाँ पर बना रखी है। इस टेबल की हेल्प से आप देखेंगे कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरे साथ में लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ टाइप और टिपिकल फिजिक्स डिस्क्राइब, यानी कि उसका फिजिक्स में अगर हमारे पास कहीं पर यूज होता है तो उसको हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास है कि अगर हमारे पास d की वैल्यू अगर हमारे पास लेस देन 0 होती है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपके पास 0 होती है, तो हमारी वो इक्वेशन कहलाती है एलिप्टिक। और ऐसे जो इक्वेशन होती है वो स्टडी स्टेट फिनोमेना पर बेस्ड इक्वेशन होती है। अब वो स्टडी स्टेट फिनोमेना क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा,
नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल होती है तो हमारी कहलाती है पैराबोलिक इक्वेशन। ये इक्वेशन जो होती है वो जनरली हीट फ्लो इक्वेशन या डिफ्यूजन इक्वेशन की फॉर्म में हमारे पास कही जाती है। नेक्स्ट हमारा है कि अगर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो वो हमारी हाइपरबोलिक इक्वेशन कहलाती है। और ऐसी जो इक्वेशन होती है वो वेव इक्वेशन या वाइब्रेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। तो अब आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर यानी कि a ऑफ एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर यानी कि सेकंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस b ऑफ एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई देन प्लस c डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, हमें ये याद रखना है। और किसी भी सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर नेचर पता करना है तो बस हमें इस इक्वेशन से कंपेयर कर देना है। कंपेयर करने के बाद उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर वैल्यू को रख देना है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आती है तो वो पैराबोलिक इक्वेशन है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो वो हाइपरबोलिक इक्वेशन कहलाएगी। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो वो एलिप्टिक इक्वेशन कहलाएगी। अब यहाँ पर मैंने आपको आपके समझने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखे हैं। तो देखिए, पहला हमारे पास क्वेश्चन है लाप्लास इक्वेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि लाप्लास इक्वेशन जो होती है वो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 के इक्वल होती है। अब साफ साफ दिख रहे हैं कि डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी हमारे पास 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास a की वैल्यू हमारे पास और c की वैल्यू जो है 1 के बराबर, लेकिन b की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है। अगर उसके हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर ये वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि हमें -4 मिलेगा। -4 मिलेगा यानी कि -4 जो हो गया वो लेस देन 0 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो लाप्लास इक्वेशन जो होती है वो इलिप्टिक को रिप्रेजेंट करने की लाप्लास इक्वेशन जो होती है वो इलिप्टिक कही जाती है। सेकेंड इक्वेशन हमारी है पॉइसन इक्वेशन, यानी कि डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा कि अगेन हमारे पास डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे पास a और c की वैल्यू अगेन 1 है और b की वैल्यू हमारे पास 0 है। जैसे ही अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर ये वैल्यू को रखते हैं तो आपको -4 मिलेगा जो कि लेस देन 0 होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइसन इक्वेशन जो होती है वो भी हमारे पास इलिप्टिक कही जाती है। थर्ड हमारा एग्जांपल है, दिस इज अ वेव इक्वेशन डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल t स्क्वायर। कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पर ये है कि आपके पास जो इक्वेशन जो लिखी है दिस इज ऐसे करके लिखा हुआ, दिस इज डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल t स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो a की वैल्यू है वो आपके पास 1 है, b की वैल्यू आपके पास 0 दिखाई दे रही है और c की वैल्यू जो है आपके पास -1 अपॉन c स्क्वायर आ रही है। अगर हम जैसे इसको b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको मिलेगा 4 अपॉन c स्क्वायर जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेव इक्वेशन जो होती है वो हमेशा रिप्रेजेंट करती है हाइपरबोलिक को। आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर ग्रेटर देन वैल्यू 0 है तो वो हमारे पास वेव मोशन को या वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। आइए फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन हमारे पास दिखाती है डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर डेल यू बाय डेल t। अगेन हम यहाँ पर देखें कि दिस इज द डेल यू बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर एंड दिस इज द डेल यू बाय डेल t इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि हमारे पास a की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 है, b की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है, लेकिन जो हमारे पास ये वाला डेरिवेटिव जो लिखा हुआ है वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपके पास c की वैल्यू भी 0 के इक्वल है। तो जैसे मैं इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ऑब्वियसली हमें वैल्यू को 0 के इक्वल मिलेगी। दैट मीन्स कहने का मतलब ये होगा कि जो हीट इक्वेशन जो होती है वो पैराबोलिक को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है हेलेमटोस यानी कि डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यू इक्वल टू 0। साफ साफ हम देख रहे हैं कि हमारे पास डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है। तो इसका मतलब ये होगा कि a और c की वैल्यू मेरे पास 1 है और b की वैल्यू मेरे पास 0 है। तो हमारे को इस कंडीशन मिलेगा d इक्वल टू -4 विच इज द लेस देन 0 जो कि इलिप्टिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा किसी भी सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं।
अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे लेक्चर को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर किसी भी प्रकार का अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो लेक्चर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आइए अब कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए कि किस प्रकार से हम किसी भी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर ले रखी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले इक्वेशन है del 2u by del x स्क्वायर प्लस 3 del 2u by del x del y प्लस 4 del 2u by del y स्क्वायर माइनस del u by del x प्लस 2 del u by del y इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ, साफ साफ देख रहे हैं कि मेरे पास del 2u by del x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। इसका मतलब ये होगा कि इस क्वेश्चन में मेरे पास a की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। del 2u by del x del y का कोएफिशिएंट हमारे पास 3। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर b की जो वैल्यू है 1 के इक्वल 3 के इक्वल है, 3 के इक्वल है। और del 2u by del y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 4 है, यानी कि इसका मतलब है कि c की वैल्यू मेरे पास 4 के इक्वल है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास a की वैल्यू आ गई 0, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 4। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इसी के अंदर इस वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 4 इंटू 0 प्लस 4, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू हो गया 0। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर क्या होगा। तो बताइए नेचर क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल, इसका नेचर होगा हाइपरबोलिक। तो ये जो इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक को रिप्रेजेंट करती है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखें, एक्स स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर del 2u by del y स्क्वायर, यानी कि ये वाली वैल्यू जो होगी वो a को रिप्रेजेंट कर रही है। 1 माइनस वाई स्क्वायर जो है वो आपको c को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें b की वैल्यू दे रखी है 0, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन दे रखी है कि आपका x का जो वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, जबकि y की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास -1 जो है y लेस देन इक्वल टू है तो हम इसको चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि mod y इज लेस देन 1, या इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं दिस इज द y स्क्वायर इज लेस देन 1। आइए देखें कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे पास a की जो वैल्यू है वो x स्क्वायर है, b की वैल्यू हमारे पास 0 है और c की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर है। हमने d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर वैल्यू को रखा, तो b की वैल्यू आपके पास हो गई 0 माइनस 4x स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 माइनस वाई स्क्वायर का माइनस साइन को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 होगा। जब तक मुझे यहाँ पर x स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 1 का अगर नेचर पता नहीं होगा तब तक मैं यहाँ पर इसके साइन के बारे में यहाँ पर कह नहीं सकता। अब जैसे कि हमसे बोला गया है कि सिंस फॉर ऑल x लाई बिटवीन द माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि जितने भी मेरे पास x स्क्वायर है वो हमारे पास रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि x की पावर इवन है। अब अगर y की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास y की जो वैल्यू है वो -1 से लेके +1 के बीच में लाई कर रही है, और इसका मतलब ये होता है कि हम इसको लिख सकते हैं दिस इज द mod y इज लेस देन 1। mod y अगर लेस देन 1 है इसका मतलब ये होगा कि आपके पास y स्क्वायर जो होगा वो लेस देन 1 होगा, और y स्क्वायर अगर y स्क्वायर लेस देन 1 है तो y स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो लेस देन 0 होगा, यानी कि y स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि x स्क्वायर तो हो गया पॉजिटिव, x स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, लेकिन y स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया नेगेटिव। तो ओवरऑल हमारे पास ये वैल्यू हो गई हमारे पास नेगेटिव। अगर ये वैल्यू अगर मेरे पास नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इलिप्टिक को। ठीक है, ये जो नाम जो हमने दिए हुए हैं पैराबोलिक, इलिप्टिक, हाइपरबोलिक, ये हमारे पास सेम जो हमारे रेफर करते हैं कॉनिक सेक्शन को। ठीक है, उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। आइए हमारा थर्ड एग्जांपल, थर्ड प्रॉब्लम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर 5 प्लस 2x स्क्वायर del 2u by del x del y प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर del 2u by del y स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू हो गई a, ये वैल्यू हो गई मेरे पास b और ये वैल्यू मेरे पास हो गई c। तो हमने a, b और c की वैल्यू लिख दिया, इसको b स्क्वायर माइनस 4c के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो b था आपका 5 प्लस 2x स्क्वायर, यानी कि 5 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। 5 प्लस 2x स्क्वायर को हमने यहाँ पर एक्सपांड करा तो हमको मिलेगा 25 प्लस 4x टू दी पावर 4 प्लस 20x स्क्वायर। हमने यहाँ पर 1 प्लस स्क्वायर को 4 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस x टू दी पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 माइनस 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर और 4x टू दी पावर 4 4x टू दी पावर 4 4x टू दी पावर 4 हमारा कैंसिल हो गया।
4x² 16x² 20x² से कैंसिल हो गया और 25 में से 16 अगर माइनस होता है तो हमें मिलेगा 9। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है हाइपरबोलिक को। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del to u by del x square plus 5 del to u by del x del y plus 4 del to u by del y square equal to 0। दैट मींस क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू हो गई 1, a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हमारे पास हो गई 5 और c की वैल्यू हो गई 4। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको 5 स्क्वायर, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 25 माइनस आपको मिलेगा यहाँ पर 16 और यो की हमारे पास होगा 9 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 गई। तो ये भी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपरबोला को, हाइपरबोलिक इक्वेशन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द x del to u by del x del x del y minus y del to u by del y square equal to del u by del y। अब देखिए ये इक्वेशन जो है हमारे पास मिक्सअप फॉर्म में दी हुई है, तो पहले क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर del to u by del x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास इक्वेशन नहीं है, तो हमने del to u by del x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने 0 रख दिया प्लस x del to u by del x del y माइनस y del to u by del y स्क्वायर माइनस del u by del y इक्वल टू 0। हमें इस टर्म से कोई लेने देना नहीं है, तो हमारे पास क्वेश्चन में a की जो वैल्यू हो गई वो 0 हो गई, b की जो वैल्यू हो रही है वो x के बराबर मिल रही है और c की जो वैल्यू मिल रही है वो आपको माइनस y के इक्वल मिल रही है। तो आपने यहाँ पर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास हो गया a, यानी कि हमारे पास b मिल गया x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 माइनस 5, यानी कि हमको मिला x स्क्वायर और ऑब्वियसली x स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ देखिए इसका मतलब ये होगा कि हमारी ये इक्वेशन भी जो है हाइपरबोलिक के बारे में आपको रिप्रेजेंट करेगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में ओवरऑल हमने देखा किस प्रकार से हमारे पास किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा क्लासिफिकेशन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।